कोविड-19 और आज का मतदाता टीवी में आ, तिवारी जी आपका स्वागत है। अमित तिवारी जी धन्यवाद सर। नमस्कार सर। अभी आप जो गाजियाबाद चार्टर्ड अकाउंटेंट की ब्रांच है उसमें एज ए कार्यकारिणी सदस्य चुन के आए हैं। हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद धन्यवाद सर। अमित जी बिल्कुल युवा हैं आप, और जहाँ तक मैंने आपके बारे में सुना है बहुत सारे प्रमुख विषयों पे अपनी बात आप प्रमुखता से रखते हैं। सवाल ये है कि अभी एक सप्ताह पूर्व वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमन जी ने जो टैक्सेशन में बदलाव किया उसको कैसा देखते हैं आप? सर यह अभूतपूर्व है बदलाव। मतलब क्योंकि अभी तक जो चीज़ें थीं, अब समाज में पिछले 20-30 सालों से समाज में एक न्यू मिडिल क्लास डेवलप हुआ है। तो न्यू मिडिल क्लास को ध्यान में रखते हुए और एग्रीकल्चर को तो मैं 2016 से ध्यान में रखते हुए तो ये बजट बनाया गया है। तो इससे क्योंकि टैक्स की लिमिट तो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन उसके बाद भी जो योजनाएं हैं हैं इनकी, जैसे मैं अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करूं या फिर तो वहाँ पे बिहार अभी तक अछूता था, वहाँ मखाना बोर्ड बना रहे हैं। और तो ऐसी छोटी जगहों पे वहाँ पे एआई का जो सेंटर फॉर एक्सेलेंस बना रहे हैं। और फिर छोटे छोटे व्यापारियों के एमएसएमई और उनके लिए लिमिट बढ़ा करके, तो कुल मिलाकर के जो छोटे व्यापारी थे, जो छोटे और न्यू मिडिल क्लास है, मतलब जो लोग और एग्रीकल्चरिस्ट हैं, तो इन सबको डेफिनेटली सपोर्ट करेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि चूँकि इनकम की लिमिट, मतलब इनकम टैक्स की लिमिट बढ़ाई गई, आपको मोटा मोटी अगर यूँ कहें कि 12 लाख रुपए तक, जो समझाने के लिए कि टैक्सेबल इनकम है किसी की तो उसको टैक्स नहीं देना है, या सैलरीड क्लास है तो उसका 12,75 तक उसको टैक्स नील होगा। तो इससे जो उसको जो 70-80 हज़ार रुपये की जो उसको बेनिफिट हुआ है, तो वो कम से कम एक्सपेंडिचर में आएगा, और उसके कारण जो है जीडीपी को डेफिनेटली मतलब बढ़ेगी। क्योंकि एक मैसेज जा रहा था, एक कंसर्न था कि हमारे एक्सपेंडिचर कम हो रहे हैं, जीडीपी हमारी इधर कम हो रही है, तो डेफिनेटली सर उससे बल मिलेगा। तो मैं कोई चीज़ ऐसा नहीं देखता हूँ। जो तीसरी चीज़ जो मैं इस बजट में देखा कि अभी तक कभी अगर कोई छूट दी गई तो उसको दूसरे तरफ से लेने का प्रयास किया गया, लेकिन ये छूट इसमें ऐसा था कि कहीं से रिकवरी का प्रयास नहीं किया गया, और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर को इंटैक्ट रखा गया। अगर पिछले साल 12,000-13,000 करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर था, तो ठीक है, कुछ पैसे पिछली बार चुनाव कारण नहीं खर्च हो पाए थे, तो 11,000 करोड़ के आसपास कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और जो रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि 2-3 सालों में आपका नॉर्थ ईस्ट और दूसरी जगह एनएचएआई ने काफ़ी काम किया, राष्ट्र और कुछ चीज़ें हो गई थी, तो कुल मिलाकर के मतलब कि एक सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए और ये सारी चीज़ों को कि भारत को 2047 में कैसे विकसित भारत बनाना है, तो उसके उद्देश्य से उसके लो लेवल पे मतलब उसको ध्यान में रख करके बजट में एक सारे प्रावधान किए गए हैं। जी 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 सर एक सवाल मन में आता है मेरा, मैं चाहूँ आपसे पूछना चाहता हूँ जी कि इतना बेहतर कार्य हो रहा है मोदी जी जब से 14 से हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, जी लेकिन क्या वजह है तिवारी जी कि हमारा जो डॉलर के मुकाबले रुपया है वो उस बढ़ता ही चला जा रहा है? नहीं, देखिए, डॉलर के मुकाबले रुपया बढ़ना कोई मतलब मैं इसको नेगेटिव साइन नहीं कर सकते। अभी तक जब से फिएट करेंसी में केवल डॉलर से ही एक्सचेंज होता था, मोदी आने के बाद अभी ये मल्टी करेंसी बिजनेस की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। मतलब जैसे हम रशिया से इंडियन रुपीज़ में पूरे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, या उनके साथ डॉलर में नहीं, जो हम वहाँ से पेट्रोल ले रहे हैं। मिडिल ईस्ट की कई कंट्री के साथ में हमारे इंडियन करेंसी से हो रहा है, तो उससे हमारी चीज़ें बहुत इम्पैक्ट नहीं होती हैं। दूसरी चीज़, डेफिनेटली डॉलर का बढ़ने का तो डॉलर रिलेट मतलब ये कहूँ कि केवल रुपीज़ के साथ ही रुपी वीक नहीं हो रही है, वर्ल्ड की दूसरी करेंसी भी, क्योंकि डॉलर कंपैरेटिवली मजबूत हो रहा है। और ट्रम्प के आने के बाद से उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी से कि वो इंटरनल मजबूत करेंगे, मतलब मैं दूसरी चीज़ ये बोलूँ कि जो लोग बाहर इन्वेस्ट करते थे, अब अमेरिका डेफिनेटली आज भी प्रेफर्ड डेस्टिनेशन है। तो उसके कारण जब प्रेफर्ड डेस्टिनेशन वहाँ रहेगा, तो और जो इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न, जैसे अगर मैं बोलूँ कि वहाँ पे क्योंकि भारत में 5% इन्फ्लेशन है और उससे ज़्यादा रिटर्न का जब आदमी एक्सपेक्ट करेगा, तो अगर उससे ज़्यादा मतलब मैं इन्वेस्टर हूँ, कंपेयर करूँ कि हाँ मुझे ज़्यादा रिटर्न कहाँ मिलेगा, तो अभी डेफिनेटली वहाँ पर है। तो ठीक है, केवल डॉलर के मुकाबले आप अगर तुलना करेंगे तो भारत की रुपीज़ से,
तो मजबूत हो रहा है, लेकिन इससे हम ये नहीं कह सकते कोई नेगेटिव कि साइन। हम कमजोर हो रहे हैं। हाँ, कोई नेगेटिव साइन नहीं है सर। तो मतलब जो भी भारत देशवासियों को घबराने की कोई जरूरत नहीं सर, अभी मैं मानता हूँ कि 2030 तक ये सारी चीज़ें रीसेट होंगी। तो रीसेट होने तक डॉलर अगर मैं कहूँ तो 100 तक जा सकता है। उसके बाद से ये नेगेटिव ये चीज़ें शुरू होंगी, क्योंकि अभी तक जो फिएट करेंसी 1971 में पेट्रो डॉलर का जो इम्पैक्ट था, और तो फिएट करेंसी से ख़त्म होकर के फिर से रियल वैल्यू बेस्ड करेंसी आएगी और मल्टीपल चीज़ें पे होगा। तो मतलब केवल फिएट डॉलर का या एक करेंसी का आधिपत्य नहीं रहेगा, तो हर देश के साथ में। तो इसलिए डेफिनेटली ये फिर डाउन होगा। अगर आप 2-3 साल या 4 साल बाद देखें तो 2027 के बाद ही आपको दिखना चालू होगा कि कम होगा। तो इससे हमें किसी चीज़ का परेशान होने की बात नहीं है कि हमारा अगर हम कुछ एक्सपोर्ट करते हैं तो डेफिनेटली हमारी उसमें रियलाइजेशन का भी ठीक रहता है। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं सर। सर 2 सवाल और अमित तिवारी जी। पूरे बजट में स्टार्टअप को बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। हाँ सर। एमएसएमई सेक्टर को लोन बढ़ाने की जो क्षमता थी वो कई करोड़ बढ़ा दी गई है। तो मतलब जो लोग कहते हैं कि भाई इतनी सारी व्यवस्था होने के बाद हमारा भारत देश तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, क्या लग रहा है आपको? क्योंकि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, बारीकी से समझ रहे हैं ये सब जो बजट में चीज सम्मिलित की गई हैं वो कितना कारगर साबित होंगी और कितना अवधि लग जाएगा? नहीं सर, ये मतलब तीसरी अर्थव्यवस्था 2027-28 तक हम उम्मीद कर सकते हैं कि हो जाएगा, क्योंकि दूसरी जगहों की जो ग्रोथ रेट है, हमारी ग्रोथ रेट डेफिनेटली ज़्यादा है। हमारा इंटरनल कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है भारत में। तो भारत में इंटरनल कंजम्पशन ज़्यादा होने के कारण हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, और इस कारण भी, और जब इनको एम्पावर्ड किया गया है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट हम तैयार करेंगे, तो डेफिनेटली हम जो फॉरेन कमोडिटीज़ हैं उनको भी हम compete करने की पोजीशन में होंगे। एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो डेफिनेटली सारी चीज़ें हो रही हैं। जैसे आप देखिए गिफ्ट सिटी में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, सर्विस सेक्टर की बजाय मैन्युफैक्चरिंग। और फिर जो अभी जो सड़कों का जाल बिछा, जो डीएफसी हुई, जो तो डीएफसी के कारण जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो बनाया गया, तो उसके कारण जो है माल के परिवहन में कॉस्ट कम हुई, समय कम हुआ। तो मतलब अब आपके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया, आपके पास पावर हो गया है, स्किल्ड मैन पावर तैयार हो रहा है, तो डेफिनेटली और पॉलिटिकल एक तरह से स्टेबिलिटी है, तो डेफिनेटली चीज़ें पॉजिटिव ही होंगी सर। तो 27 तक उम्मीद है तीसरी अर्थव्यवस्था हम चौथी लगभग सर हो गए होंगे। और तीसरी हाँ, हो जाएंगे सर, हो जाएंगे तो सर। पूरा बजट जो है संतोषजनक है और सभी क्षेत्रों को कवर अप किया गया है। डेफिनेटली सर, मुझे केवल एक चीज़ लगता है सर, अगर आप ओवरऑल इकोनॉमिक्स की जो बात करें, कि हमें जो थोड़ा सा जो हम केजरीवाल जी के आने के बाद से, मतलब जो यूरोप का जो रोग था फ्रीबी वाला, मतलब भारत में नहीं लगा था वामपंथ, वो जो रोग यहाँ, अगर इससे मुक्ति आवश्यक है, क्योंकि अगर ज़्यादा पैसा या ज़्यादा रिसोर्स अगर हम उसमें जाएंगे, सब्सिडी फ्रीबी, तो डेफिनेटली हम ग्रोथ पे कम फोकस कर पाएंगे। यस। जो मेरा केवल एक कंसर्न है, एक जो चीज़ें हैं जो कि जो आप कि फॉरेन और इन्वेस्टर्स का भी, कि अभी हमारी यूथ पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है पूरे विश्व में। हाँ, पूरे विश्व में। हम भारत की बात करें तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो यूथ है उनकी संख्या ज़्यादा है। तो उनकी संख्या ज़्यादा है, इसलिए जीडीपी रेट 5-10% संतोषजनक नहीं है। अगर हम चाइना कंपेयर करें, जब चाइना के पास ये इस पोजीशन में था, जब उनके पूरे पॉपुलेशन में यूथ ज़्यादा थे, तो वह करीब 15% के आसपास था। तो हम ज़्यादा हैं लेकिन उससे और ज़्यादा होना चाहिए, तब जा कर के ये चीज़ें हम ठीक से कर पाएंगे। तो इस पे ये तब पॉसिबल होगा जब मैन्युफैक्चरिंग को और ज़्यादा बढ़ावा। हाँ, जी सर। सर जहाँ तक मैंने काफ़ी मतलब अध्ययन करने की कोशिश की, लेकिन आप बेहतर बता पाएंगे, हमारे इंडियन लोग जो हैं सर, चाइना पर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हमारे यहाँ की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी बंद होती जा रही हैं, नए नए स्टार्टअप तो आ रहे हैं, लेकिन सारे हम लोग ट्रेडर्स पे डिपेंडेंट, चाइना पे डिपेंडेंसी बहुत बढ़ गई है। उससे निजात कैसे मिल सकता है? सर एक्चुअली एक पॉलिसी भी जब पहले कई बार ऐसी बनी, जो गवर्नमेंट्स थी या वो लोग ऐसा पॉलिसी बनाते थे कि बाहर से अगर हम ड्यूटी नहीं लगाते, इंपोर्ट ड्यूटी या सस्ता रखते थे,
तो वहाँ से माल इजीली यहाँ आ जाता था। तो अभी और कुछ जैसे कि पहले हमारे पास खिलौना चाइना से आते था, अभी हम खिलौना में फिर से काफ़ी ज़्यादा काम करना बिल्कुल सही बात है। शुरू कर दिए हैं। ऐसे ही सब हम पटाखे। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स वगैरह में भी तो अब ये चीज़ें फोकस कर रहे हैं धीरे धीरे चीज़ों को। तो इमीडिएट आप उसको नहीं कर सकते, क्योंकि आपको हर दिशा में काम करना पड़ेगा। चाइना का कल्चर हमारा कल्चर अलग है, हमारा डेमोक्रेसी में है, हमारे यहाँ कई हर्डल्स भी हैं। वहाँ गवर्नमेंट डिसाइड कर दी कि ये लैंड आपको मिलना है, एक आर्डर पास हो जाता है तो कोई विरोध नहीं होता यहाँ। तो इन चीज़ों से भी समाज को थोड़ी सी मुक्ति की ज़रूरत है। तो हो रहा है सर, पॉजिटिव है। मतलब मैं कहीं से नहीं देख रहा हूँ कि हम कम्पीट नहीं कर पाएंगे। जी, काम अच्छा हो रहा है। सर लास्ट सवाल, आप इनकम टैक्स जीएसटी दोनों देखते हैं सर? नहीं, मैं मतलब इनकम टैक्स जीएसटी बजाय मैं बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट का, कॉर्पोरेट एस्टेब्लिशमेंट यस उनको देखते हैं। जी जी जी। सर जीएसटी का बहुत सारा पैसा, अगर मैं मतलब बात करूं तो कई करोड़ लाख करोड़ जो है पेंडिंग है, वो विवादित है, न यूज में आ रहा है, न सरकार के पास जा रहा है, न व्यापारी के पास आ रहा है। क्या ट्रिब्यूनल बनना चाहिए अतिशीघ्र? सर डेफिनेटली ट्रिब्यूनल के लिए काम भी कर रहे हैं, ट्रिब्यूनल बनना भी चाहिए। एक्चुअली हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है कि ब्यूरोक्रेसी का जो मॉडल है, हम जब 1947 के बाद से जो चीज़ें अडॉप्ट किए, तो अभी हम उसको चेंज नहीं कर पाए। तो कितना भी अच्छा नेता है, लेकिन अगर जो मेडिसिन सही नहीं होने से, तो जुडिशरी अब जैसे अभी जो हमारे यहाँ जो कल्चर है, मानसिकता लोगों की है, वो वही वाली कल्चर है जो आपका जो गुलामी मतलब जो आज़ादी के पहले वाली कल्चर थी कि हम कि एक जो रेड टेपिज्म वाला या फिर वीवीआईपी कल्चर, मतलब तो इससे जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी सर ना, तब तक हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करती, वो काम को रोक के रखना चाहती है। तो काम के रोक के रखने का जो उनका आदत है कि जो प्रस्ताव जो निर्णय एक दिन में होना चाहिए वो वर्षों लग जाते हैं। तो यह एक बहुत बड़ा चैलेंज है सर इससे। यस सर। सर जो इनकम टैक्स मतलब इनकम टैक्स पेयर है, तो संख्या बहुत तेजी से नहीं बढ़ रही भारत देश में। वो बढ़ाने के लिए सरकार से कुछ अपील करना चाहेंगे या वित्त मंत्री सीतारमन जी से? नहीं सर, तेज़ी से बढ़ने का मतलब देखिए, सवाल ये होता है कि अगर मैं आज के डेट में बोलूं कि लिमिट भी इसकी बढ़ी है, तो सरकार नहीं है तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, तो डेफिनेटली टैक्स पेयर्स भी बढ़ेंगे। और कंपैरेटिवली हम करें तो रेशियो की अगर बात करें तो आज पिछली बार भी 6 करोड़ के आसपास रिटर्न फाइल हुए थे। सर 140 करोड़ की आबादी है। सर 140 करोड़ की आबादी है, लेकिन जो हमारे यहाँ मतलब बहुत बड़ा क्लास जो ऐसा था कि अभी वो इससे फ्री था, मतलब एग्रीकल्चरिस्ट है, एग्रीकल्चर पे वैसे भी इनकम टैक्स नहीं लगता है। और लोग पॉवर्टी लाइन में और चीज़ों पे रहते थे। तो सर एक सिस्टमेटिक ग्रोथ होती है सोसाइटी के। और जब मैं सरकार की बात करूं, वित्त मंत्री का इसमें रोल नहीं, गवर्नमेंट को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। सबसे बड़ा रिफॉर्म की बात ये होती कि कोई भी इस्टेब्लिश आप ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, लीगल हर्डल्स जितना कम करेंगे, अगर त्वरित न्याय होगा, एक समय सीमा के भीतर न्याय होगा, और तो कोशिश इन्होंने करी है, लेकिन फिर भी अभी काफ़ी नहीं लोग है। डरते हैं कि मैं इनकम टैक्स भर दूंगा, जानकारी हो जाएगी तो हम कहीं ना कहीं फंसते जाएंगे। नहीं देखिए, अब तो सर इसमें ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास अगर वो गलत चीज़ें हैं कि लोग भर रहे हैं, क्योंकि आज सरकार के पास जो है, आपका अगर आपने एफडी किया है, कोई इन्वेस्टमेंट किया है, आपको नहीं पता लेकिन सरकार को पता है। तो अब कोई चीज़ आधार और पैन के कारण कोई चीज़ अछूता, कोई चीज़ बचा हुआ नहीं है। हाँ, सरकार के पास मशीनरी नहीं है कि छोटे छोटे लोगों के पास पहुंच सके और उनको ट्रेस कर सके, और प्रोसेस लीगल सिस्टम इतना जटिल है और करप्शन के कारण उसमें समय लग जाता है। एक विवाद को, एक चीज़ को हल करने में पॉलिटिकल मिसयूज भी होता है। तो ये एक तो फैक्टर। सरकार अगर प्रयास करे तो संख्या बढ़ सकती है। सर सरकार और सोसाइटी सबको इसमें, और अच्छी बात यह है कि लोगों को जागरूकता हो रही है, तो सोसाइटी का मेच्योरिटी होती है कि हम करप्ट प्रैक्टिस को छोड़ना। जैसे हम कहते हैं ना कि अगर शहर को साफ देखना तो अपने घर के सामने झाड़ू लगाने की ज़रूरत है। तो अगर हम ये सोचें कि नहीं, मैं अब जैसे मुझे कुंभ जाना है और मैं सोचूं मुझे वीवीआईपी का पास मिल जाए, मेरी व्यवस्था तो हो जाए, बाकी लोग परेशान हैं, तो वो जो, हाँ, तो उससे जब मुक्ति पा जाएंगे, उस मानसिकता जब हटना शुरू करेंगे, तो फिर डेफिनेटली चीज़ें ठीक होंगी सर। सर 2 शब्द मैं चाहूँगा, हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उनके व्यक्तित्व के बारे में तिवारी जी बोलिए आप। सर देखिए, मोदी कैसा उनको देखते हैं आप? सर एज ए पर्सन मैं मानता हूं कि विगत सैकड़ों साल में वैसा लीडर नहीं भारत को मिला। तो अब केवल ये है कि लोकतंत्र की अपनी एक सीमाएं हैं, तो उसके भीतर उन्हें काम करना, उन्हें चुनाव
प्रक्रिया से जीत उम्र करके। भी एक नहीं, प्रभाव है। उम्र का मैं नहीं मानता। मैं सबसे बड़ा चीज़ मानता हूँ कि जो लोकतंत्र में आपको चुनाव, जैसे दिल्ली में उनको मजबूरी में घोषणा करना पड़ा 2500 या सारे चीज़ों को, तो अगर उससे नहीं रहता, अगर वह मजबूरी नहीं रहती, उसके बिना वोट नहीं मिलेगा, तो डेफिनेटली व्यक्तिगत इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी के अलावा उस आदमी में जो निर्णय लेने की क्षमता है, जो दूरदर्शिता मोदी जी है। में। हाँ, मतलब हमारे यहाँ अभी तक लोग 10-20 साल की बात करते थे, वो 100 साल के आगे की बात कर रहे जी हैं। जी। तो यह क्षमता भारत में बहुत कम लोगों में हुई है कि वह बिना कंप्रोमाइजिंग, आज तक कोई प्रधानमंत्री विदेशी शक्तियों के आगे कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में नहीं रहा। तो मोदी जी रहे। मोदी जी कभी कंप्रोमाइज नहीं हुए। तो और दूसरी चीज़ ये है कि जो लोगों के आने के बाद उनके अंदर जो भारतीयता का एक हुआ कि अभी तक हम जो गिल्ट फील में लोग होते थे कि हम अपनी संस्कृति को, अपनी धरोहर को प्रदर्शित करने में, तो इन्होंने उसको कहा कि भाई जब हमारी जो संस्कृति है उसको बाहर लाना है, हमारी जो धरोहर है उसको बाहर लाना है, चाहे कुंभ स्नान हो, मंदिरों का पुनर्निर्माण हो, तो उसमें जो पिछले युवा वर्ग उससे, तो क्योंकि जब आपको विकास होगा तो अपने मूल्यों के साथ ही विकास होगा। तो मैं बहुत बड़ा योगदान इनका मानता हूँ। तो ऐसा नेतृत्व, ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसा नेतृत्व हमें मिला है। सर, दो शब्द, योगी जी, लॉ एंड ऑर्डर कैसा है उत्तर प्रदेश का? सर, योगी जी नेता नहीं है, इसी कारण योगी जी ने जो लॉ एंड ऑर्डर इस्टेब्लिश किया, वह कोई सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि यहाँ तो इसलिए उत्तर प्रदेश में जैसे कितना हाँ, जंगल राज था, हाँ हाँ, समाप्त हो गया। हाँ, तो ऐसे चीज़ों पे उनका भी जो पर्सनल कमिटमेंट लेवल है, जो स्पष्टवादिता है, और उसके बाद से कुल मिलाकर एक इमोशनल आदमी है, तो इन सब चीज़ों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा कि उत्तर प्रदेश में आज की डेट में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है। डेफिनेटली सर, हम दिल्ली में 2010-12 में देखते थे कि यूपी आने के बाद लाइट और लोग समझ आता था कि हाँ आप यहाँ आ रहे हैं। आज की डेट में सबसे ज़्यादा लोग नोएडा में प्रेफर करते हैं। तो कारण यही है कि, और उसके बाद से टूरिज्म की सबसे ज़्यादा यूपी में इनकम हो रही है। जेवर एयरपोर्ट। हाँ, मतलब कि आज भारत के पास, आज यूपी के पास 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, इतने ज़्यादा एक्सप्रेसवेज बनाने वाला सबसे ज़्यादा स्टेट हो गया है इसने। और सर पलायन रुक रहा है, लोग बॉम्बे जाते थे, सर अब नहीं जाना चाह रहे। इन्होंने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ला करके हर जिले का उन्होंने एक बहुत बड़ा सब्सिडी दिया, फार्म सब्सिडी दिया 80% हर गांव में किसानों के लिए, मतलब कि अगर 12 से 18 लाख रुपए दे करके, ताकि गांव का विकास हो, तो वहाँ सारी मशीनें आप लगाएं, 80 से 90% तक उसमें सब्सिडी दिया। तो इस ढंग से मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, हर जिले में कहाँ प्राचीन धरोहर क्या, उसको चीज़ों को, तो मतलब जो इनकम जहाँ जैसे बढ़ सकती है, लोगों का रोजगार बढ़ सकता है, लोगों का विश्वास जागृत हो सकता है, तो वो है, उसको किया जी कर रहे हैं। लास्ट सवाल सर, आज के समय में चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो क्या बोलते हैं प्रोफेशन है, बहुत ही ज़्यादा सम्मानित माना जाता है। तो कब आपने प्लान किया कि मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है? नहीं मैं सर, सभी से पूछता हूँ। नहीं सर, मैं तो चूँकि मेरी पैदाइश गांव की थी और मेरी शिक्षा मतलब छत्तीसगढ़, वहाँ तो मैं 12th तक जानता भी नहीं था सीए क्या होता है। तो बीकॉम के बाद से ये चीज़ें डिसाइड हुई कि मुझे सीए करना है। तो उस समय लोग डराते भी थे और सारी चीज़, और कुछ हमें पता नहीं था, क्योंकि हम मेडिसिन मतलब साइंस और आर्ट्स के अलावा, और जहाँ से हम ईस्टर्न यूपी से हैं, तो वहाँ लोग इलाहाबाद आकर के पीसीएस की तैयारी करते थे। तो रुचि नहीं होती थी। हाँ, रुचि नहीं, उसके मतलब करियर के बारे में हमने सुना नहीं था क्या चीज़ें होती हैं। तो बीकॉम के बाद मैंने ऐसा निर्णय लिया सर। निर्णय लिया जी। और जो सर अभी आप चुनाव जीते हैं गाजियाबाद चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो संस्था है जी, उसके द्वारा इस संस्था को कितना मजबूत करेंगे और बच्चों को कौन सा विजन देंगे? लास्ट सवाल है सर। डेफिनेटली मैं इंडस्ट्री में भी रहा हूँ, और इसके पहले चूँकि मैं सीए के अलावा मैंने एमबीए और मेरी पीएचडी है एमएसएमई फाइनेंस में, तो एक फाइनेंस की समझ के कारण मैं बच्चों को भी कि उनको करियर काउंसलिंग से लेकर के कैसे काम करना है, इंडस्ट्री के क्या चैलेंजेज हैं, प्रैक्टिस के क्या चैलेंजेज हैं, कैसे लॉन्ग टर्म आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। उसके बाद फिर मैं आऊँ तो मोदी जी का एक विज़न है कि भारत में
मतलब मल्टीनेशनल अकाउंटिंग फर्म बनाना है। तो अभी तक जैसे हम आईटी एक्सपोर्ट का काम कर रहे थे, डाउन द लाइन कुछ सालों में हमारा इंस्टीट्यूट इस पे प्रयास कर रहा है कि हम आउटसोर्सिंग का, इंड एस का, IFRS का कन्वर्जन का ग्लोबल हम हब हों, हम सप्लाई करें। तो इसलिए बच्चे अगर उस ढंग से एक स्पेशलाइज्ड एरिया में काम करते हैं तो डेफिनेटली उनका भविष्य उज्ज्वल है सर। तो उस पर सर डेफिनेटली गाइड करेंगे बच्चों को भी। डेफिनेटली सर। चलिए, अमित तिवारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय पे बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्ते सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद।